हेलो स्टूडेंट, एक और वीडियो लेके आ चुका हूँ फेडरलिज्म पर, जो क्लास 11 के पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 7 है आई थिंक। ठीक है। फेडरलिज्म एज अ प्रिंसिपल ऑफ अ गवर्नमेंट हैज़। डायरेक्ट आता हूँ, एग्ज़ाम से पहले एक दिन पहले देख रहे हो तो बढ़िया है, बहुत अच्छा है, अच्छा स्कोर करोगे, इसे समझ लो, इनफ है आपके एग्ज़ाम के लिए। ठीक है। फेडरलिज्म क्या है कि फेडरलिज्म एक प्रिंसिपल है गवर्नमेंट का, ठीक है, जो कि इवोल्व है डिफरेंट इन डिफरेंट सिचुएशन, मतलब अलग अलग सिचुएशंस के हिसाब से डिफरेंट हुआ है अलग अलग देशों में। ठीक है। फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है यार, जिसमें सेंटर और स्टेट जो है ना एक साथ मिलके काम करें, लेकिन सेंटर जो है ना वो स्ट्रोंग होती है। ठीक है। अब पढ़ते हैं जो मैंने नोट्स लिखे हुए हैं, ये एनसीईआरटी के ही बनाए हुए नोट्स हैं, सीबीएसई के ही नोट्स हैं। एसेंशियली फेडरलिज्म इज़ एन इंस्टीट्यूशनल mechanism to accom sets of polities, one at the regional level and the other at the national level। क्या बोला मैंने कि देखो, एक स्टेट मतलब एक कंट्री के अंदर एक स्टेट या रीजनल लेवल पर जो है वो तो कहलाता है स्टेट। ठीक है। और वहीं वही जब काम इस सेंटर पर आ जाता है तो सेंटर या यूनियन लेवल पर आ जाता है तो उसे कहते हैं नेशनल लेवल। ठीक है। तो यही फेडरलिज्म का करेक्टर है। ईच गवर्नमेंट इज ऑटोनोमस इन इट्स ओन स्फेयर। हर सरकार मतलब अब ऐसा है कि नेशनल लेवल पर कोई अलग सरकार होगी और हर स्टेट में जो रीजनल स्टेट है वो उसमें अलग अलग सरकार होगी, लेकिन एट दी एंड सेंटर जो है वो स्ट्रॉन्ग पावर रखता है। आगे बात करेंगे क्यों रखता है, तो इसी को ही हम बोलते हैं फेडरल सिस्टम। तो इसी को जो है हम जो है फेडरल सिस्टम बोलते हैं। अब क्या है कि अब कई देशों में फेडरल सिस्टम के अंदर फेडरल कंट्रीज जो है ना उसके अंदर डुअल सिटीजनशिप भी है और कहीं पर सिंगल सिटीजनशिप है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप जाओगे यूएसए में, तो यूएसए में आपको डुअल सिटीजनशिप मिलेगी और उसका भी फेडरल करेक्टर है। ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं कैलिफोर्निया, एक स्टेट मान लो। कैलिफोर्निया की सिटीज़नशिप बंदे के पास अलग होगी, जो भी अमेरिकन बंदा होगा, और अमेरिका की अलग सिटीज़नशिप होगी। ठीक है। अब हमारे इंडिया में क्या है, एक सिंगल है। मान लो कि आप अगर केरला के हो या फिर आप पंजाब के हो या फिर आप यूपी के हो, तो ऐसा नहीं कि भाई आपके पास यूपी की अलग सिटीजनशिप होगी और फिर इंडिया की अलग नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक ही सिटीजनशिप है, वही सिटीजनशिप पूरे देश में लागू है आपके लिए। ठीक है। ऐसा भी नहीं कि आपको एक देश से दूसरे एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने के लिए आपको अपना जो है टैक्स देना पड़ेगा, मतलब ऐसा एज अ सिटीजन्स के रिसोर्सेज यूज़ करने के लिए, है ना। कि केरला वाले के लिए जो है मान लो कोई म्यूज़ियम वगैरह है पुराना या फिर कोई हेरिटेज साइट है, तो वहाँ पर केरला वालों के लिए सस्ता है और दूसरा कोई यूपी का बंदा आ रहा है, कश्मीर का बंदा आ रहा है, उसके लिए महंगा है। ऐसा नहीं है, एक सिटीजनशिप है, आधार कार्ड है, वो इनफ है हमारा पहचान के लिए। ठीक है। तो अपना जो फेडरल है वो सिंगल सिटीजनशिप के आधार पर है। द पीपल लाइकवाइज हैव टू सेट्स ऑफ आइडेंटिटीज रॉयल्टीज। ठीक है। दे बिलोंग टू रीजन एज वेल एज द नेशन। फॉर एग्जाम्पल गुजरात इज और झारखंड एज वेल एज इंडियंस। मतलब गुजरात हो या झारखंड के कोई भी हो, ऐसा नहीं कि वो गुजराती कहलाएंगे या झारखंड है तो झारखंडी नहीं, एट दी एंड वो नेशनल लेवल पे एक इंडियंस ही कहलाएंगे। ठीक है। और उनके पास ऐसा नहीं कि गुजराती का सिटीजनशिप अलग होगा या झारखंडी का इस सिटीजनशिप अलग होगा। ईच लेवल ऑफ द पॉलिटी हैज़ डिस्टिंक्ट पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सेपरेट सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट। टू प्रिवेंट द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट देयर इज अ इंडिपेंडेंट जुडिशरी। अच्छा, अगर हमें किसी भी तरह का लड़ाई झगड़ा जो है बचाना है सेंटर और स्टेट के बीच में, तो उसके पास उसके लिए भी हमारे पास इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, जो कि सेटल को डिस्प्यूट को सेटल करता है। अब क्या है कि इससे पहले मैंने आपको जो इंडिपेंडेंट जुडिशरी पढ़ाया था, जिसमें मैंने बहुत अच्छे से समझाया था है ना, कि कैसे जुडिशरी वर्क करता है, कैसे इनके मैटर्स को समझाता है। द जुडिशरी हैज़ टू पावर टू रिजोल्व डिस्प्यूट बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट ऑन द लीगल मैटर अबाउट द डिवीजन ऑफ द पावर। अभी मैंने किस में बताया था, अगर आपने मेरी पहले वाली वीडियो देखी होगी तो उसको पता होगा, आपने मैंने ओरिजिनल जुरिडिक्शन में बताया था कि अपनी ओरिजिनल जुरिडिक्शन की पावर यूज़ करते हुए आर्टिकल 131 था आई थिंक सो, या 143, 131 या 143 में से एक था, मुझे देख के बताना आप। ठीक है। अगर आपने पहली वाली वीडियो देखी हुई है तो कमेंट सेक्शन में लिखना, दिमाग से उतर जाता है यार मेरे भी। फेडरलिज्म इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फेडरलिज्म क्या है, दैट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया डज नॉट इवन अ मेंशन द वर्ड फेडरलेशन। हमारे देश में ना जो हमारा संविधान है उसके अंदर फेडरलिज्म या फेडरेशन ऐसा कोई वर्ड मेंशन नहीं है, लेकिन जो उसका करेक्टर है ना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो शो करता है कि फेडरलिज्म है। और कई ऐसे फिलोसफर रहे हैं जिन्होंने हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा और उन्होंने बताया कि ये जो करेक्टर है इसका फेडरलिज्म का, विद स्ट्रॉन्ग सेंटर का जो है फेडरलिज्म है हमारे पास। आर्टिकल 1 क्या कहता है, इंडिया दैट इज़ अ भारत, ठीक है, शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। कि इंडिया जो कि एक भारत है वो यूनियन ऑफ स्टेट है, मतलब राज्यों का एक गणतंत्र है।
ठीक है। द स्टेट एंड द टेरिटरीज देयर ऑफ शैल बी स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल। अच्छा, स्टेट और टेरिटरीज हमारे फर्स्ट शेड्यूल में लिखा है। डिवीजन ऑफ द पावर्स है हमारे पास, देयर आर टू सेट ऑफ गवर्नमेंट क्रिएटेड बाय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा ही हमारे पास दो तरह की गवर्नमेंट है, ठीक है। वन जो एंटायर नेशन को देखते हैं जिसे हम यूनियन गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट बोलते हैं, दूसरा जो हर एक स्टेट वाइज बटी हुई है। फॉर एग्जाम्पल यूपी में अलग गवर्नमेंट है, मध्य प्रदेश में अलग गवर्नमेंट है, कश्मीर में अलग है ना, और आपका केरला में अलग है, तमिलनाडु में अलग है। ऐसे बोथ ऑफ दिस हैव कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस। दोनों के पास ऐसा नहीं है कि भाई एक के पास कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस है या एक दूसरे पास नहीं है ना। तो दोनों के पास कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस है और दोनों की जो आइडेंटिफाई है क्लियर एरिया वगैरह जो भी है, उनकी एक्टिविटी या किसी भी स्टेट की एक्टिविटी क्या रहेगी, कैसे अकॉर्डिंग उनके प्रोसीजर जो है फॉलो होंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव कैसे वर्क करेगा, वो सारा कॉन्स्टिट्यूशन में इन रिटर्न लिखा हो। इफ देयर is any dispute about which power come under the control of the union and which under the state, this can be resolved by the judiciary। अच्छा, कोई भी ऐसी मतलब मान लो कि ऊपर जो मैंने बताया कि पावर को लेकर या कंट्रोल को लेकर यूनियन और स्टेट के बीच में कोई भी तरह का झगड़ा होता है तो वो कौन रिजोल्व करेगा, वो जुडिशरी रिजोल्व करेगी ऑन द बेसिस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। जिस तरह से आपके प्रोविजंस कॉन्स्टिट्यूशनल में दे रखे हैं उस हिसाब से, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली डेमोक्रेट्स सब्जेक्ट विच आर अंडर द exclusive domain of the union and those under the state। one of the important aspect क्या है कि division of the power is economic and financial power are centralized in the hand। मतलब जो economic power है ना और जो financial power है वो at the end भाई national level पे है, यूनियन गवर्नमेंट के हाथ में, सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट के हाथ में है, ठीक है। यहीं से पता लगता है फेडरलिज्म का मतलब ही होता है कि जहाँ जो दो तरीके से तो हो, लेकिन हमारा जो फेडरल है बहुत स्ट्रॉन्ग है, मतलब सेंटर जो है स्ट्रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि उसके पास इकोनॉमिक है, फाइनेंशियल पावर है, ठीक है। और ये ऐसा नहीं कि भाई बाय द टाइम सेंट्रल ने खुद से अचीव करा हो इस चीज़ की पावर को, नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन ने दे रखा है। द स्टेट हैव इमेंस रिस्पॉन्सिबिलिटी बट वेरी मेजर रिवेन्यू सोर्सेज। स्टेट के पास बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है, लेकिन रिवेन्यू सोर्स मतलब किस तरह से वो टैक्स कलेक्शन कर सकता है, एट द एंड वो बहुत कम सोर्सेज है उनके पास। और ये सब जो डिस्क्राइब करता है वो हमारा यूनियन ही डिस्क्राइब करता है, और उसी के पास इकोनॉमिक और फाइनेंशियल पावर है ना। हमारी जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ना, उसने डायरेक्ट सब्जेक्ट्स बता रखे कि किन सब्जेक्ट्स पर क्या कब स्टेट बना सकता है, लॉज वगैरह जो भी है, यूनियन किन सब्जेक्ट्स पर बना सकता है, और कौन करंट लिस्ट वो जिसमें दोनों ही बना सकते हैं, ठीक है। अब यूनियन में जैसे आपका आ गया डिफेंस हो गया, आपका एटॉमिक एनर्जी हो गया, फॉरेन अफेयर्स हो गए, वार एंड पीस हो गया, बैंकिंग, रेलवे, पोस्ट एंड टेलीग्राफ, एयरवेज, पोर्ट, फॉरेन ट्रेड, करेंसी, कॉइनेज, है ना। ये सब जो है यूनियन लेजिस्लेचर बनाएगा। अलोन कैन मेक अ लॉज ऑन दिस मैटर, है ना, कि भाई स्टेट का कोई इंटरफेरेंस नहीं चाहिए, डायरेक्ट यूनियन बना सकता है और इम्प्लीमेंट कर सकता है। फॉर एग्जांपल आपका ये नोटबंदी हुई थी, यूनियन ने बनाया, स्टेट को मानना पड़ा, है ना। फॉरेन अफेयर्स है हमारे, ऐसा तो नहीं कोई भाई किसी स्टेट की संभाल रहे हो कोई मुख्यमंत्री, ऐसा नहीं हो सकता है ना। आपका रेलवे हो गया, रेलवे बनाना हो गया, या फिर कहीं पटरी ज़्यादा करनी है तो स्टेट का अफेयर नहीं है, ये भी किसका अफेयर है, यूनियन का हो गया। अब एग्रीकल्चर को लेकर या किसी पुलिस स्टेशन को लेकर या प्रिजनर्स को लेकर, लोकल गवर्नमेंट चलानी है, पब्लिक हेल्थ को लेकर या लीगल पॉलिसी को लेकर, या ट्रेड एंड कॉमर्स को, भाई हमारे राज्य में कितना ट्रेड होना चाहिए इस चीज़ का, या फिर कितनी इंडस्ट्रियलाइज होनी चाहिए, ये सब जो है स्टेट के ऊपर है ना। स्टेट पब्लिक सर्विसेज जो हैं वो स्टेट के ऊपर है ना। जो जैसा आपका कि स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशंस होते हैं वो जो स्टेट द्वारा ही कंडक्ट होते हैं नॉर्मली और इन सब पे जो है स्टेट लेजिस्लेचर जो है आसानी से लॉज बना पाता है। कौन करेंट लिस्ट हो गया भाई, एजुकेशन को लेकर दोनों ही बना सकते हैं, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी अदर दैन द एग्रीकल्चर लैंड को लेकर दोनों बना सकते हैं, फॉरेस्ट को लेकर, है ना, ट्रेड यूनियन, अडल्ट्रेशन को लेकर या एडॉप्शन एंड सक्सेशन को लेकर, इन दोनों पर जो है ऐसे कुछ मुद्दे हैं जो दोनों ही इस पर लॉज बना सकते हैं एक दूसरे के साथ विचार विमर्श करके। ऐसा नहीं कि भाई अप्रूवल चाहिए, नहीं, दोनों वैसे इंडिविजुअल पावर रखते हैं बनाने की कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर, ठीक है। फेडरलिज्म विद स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट। अब पढ़ते हैं फेडरलिज्म क्यों हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास एक स्ट्रॉन्ग वो है। इट इज़ जनरली एक्सेप्टेड दैट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ क्रिएटेड अ स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट। क्या बोला कि जनरली सामान्य रूप से हम मानते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा ही बनाया गया है स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट। इंडिया इज़ अ कंट्री ऑफ द कॉन्टिनेंटल डायमेंशन विद इमेंस डाइवर्सिटी एंड सोशल प्रॉब्लम। इंडिया जो है ना एक ऐसा देश है जिसमें कई तरह की डाइवर्सिटीज़ हैं और कई तरह के सामाजिक जो है मुद्दे उठते रहते हैं। द फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, बिलीव दैट वी रिक्वायर्ड अ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन दैट वुड एकोमोडेट डाइवर्सिटीज़, ठीक है। बिसाइड्स द कंसर्न ऑफ द फॉर द यूनिटी, अब
एकता को कंसर्न में रखते हुए द मेकर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो बिलीव दैट द सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऑफ द कंट्री नीडेड टू बी हैंडल्ड बाय द स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट इन कोऑपरेशन विद द स्टेट, कि स्टेट के साथ कोऑपरेट करते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट को ये स्ट्रॉन्ग जो है आपका सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को लेकर ये समस्या का समाधान निकालने के लिए ये पावर होनी जरूरी है। ठीक है, सेंट्रल के पास। इसका मतलब ये नहीं कि सेंट्रल मनमानी करे, नहीं, कोऑपरेशन विद स्टेट। आगे बढ़ते हैं। पोवर्टी, इलिटरेसी एंड इनइक्वलिटीज ऑफ द वेल्थ वर सम ऑफ द प्रॉब्लम दैट रिक्वायर्ड प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन। जैसे कि आपको पता है गरीबी हो गया, या फिर आपका इलिटरेसी रेट जो है, या असामाजिक चीज़ें हो रही हैं वेल्थ को लेकर, तो ये कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जिनके लिए प्लानिंग और कोऑर्डिनेशन करना बहुत ज़रूरी है स्टेट के साथ, जब सेंट्रल इन सब पर लॉज बनाए। दस द कंसर्न ऑफ द यूनिटी एंड डेवलपमेंट प्रोमोटेड द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टू क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग सेंट्रल। तो ये सब ऊपर के जो मैंने बताई ये सारे कंसर्न्स थे जिनको लेकर हमारे जो फ्रेमर्स थे कॉन्स्टिट्यूशन के, उन्होंने स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट एक बनाया। द इम्पोर्टेंट प्रोविजंस टू दैट क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट। कुछ प्रोविजंस हैं जैसे कि द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड सम सेफगार्ड बाय वे ऑफ सिक्योरिंग द व्यू ऑफ कंसर्न्ड स्टेट लेजिस्लेचर। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज सर्टेन वेरी पावरफुल इमरजेंसी प्रोविजंस। जैसे पावरफुल इमरजेंसी प्रोविजंस हो गए कि भाई अगर मान लो स्टेट में अब लो एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं हो रहा है, तो स्टेट इमरजेंसी लगा सकते हैं बाय द गवर्नर्स के अप्रूवल देगा, पहले गवर्नर बताएगा प्रेसिडेंट को, वहाँ से अप्रूवल मिल जाएगा। तो ये क्या है, ये दर्शाता है कि यूनियन लेवल पर स्ट्रॉन्ग वो है, यूनियन जो है बहुत स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, which can turn our federal polity into highly centralized system once emergency is declared. During an emergency power become a lawful centralized। आपको पता है जब इमरजेंसी लगती है क्या होता है, स्टेट की सारी पावर जो है प्रेसिडेंट के हाथ में हो जाती है, और प्रेसिडेंट यूनियन का पार्ट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ड्यूरिंग एन इमरजेंसी वही बिकम अ लॉफुल सेंट्रलाइज। पार्लियामेंट अज्यूम द पावर टू मेक लॉ सब्जेक्ट। अच्छा, जब जो इमरजेंसी लगी होती है ना, तो स्टेट के मैटर या स्टेट के जुरिडिक्शन पर जो है सेंटर जो है पार्लियामेंट जो है वो लॉज बना सकता है, अच्छे से बना सकता है बिना किसी बेझिझक के। सेंट्रल गवर्नमेंट फाइनेंशियल कंट्रोल ले लेता है। सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल मेजर रेवेन्यू सोर्सेज, स्टेट रिलाई ऑन द ग्रांट एंड फाइनेंशियल असिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, ये मैंने बहुत छोटे छोटे पॉइंट है भाई, ये लिख दोगे तो आपका अच्छे मार्क्स आने हैं, कंफर्म है। इकोनॉमिक प्लानिंग एंड सेंट्रलाइजेशन हो गया। इंडिया यूजेज अ प्लानिंग फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इंक्रीजिंग सेंट्रल कंट्रोल। द प्लानिंग कमीशन अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ओवरसीज स्टेट रिसोर्स मैनेजमेंट्स, डिस्क्रिएशन इन ग्रांट एंड लोन, है ना। द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन डिसाइड ग्रांट एंड लोन्स। अच्छा, कौन देता है ग्रांट्स लोन्स वगैरह, कौन देता है? ये जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है जो, वहीं से तो होता है। और ये किसके अंडर आता है? ये आपका आता है इसके आपका यूनियन के अंदर आता है ना। दिस हैड द लेड टू स्टेट का भी होता है कंसोलिडेटेड फंड, लेकिन कौन एट द एंड ग्रांट या फिर जो लोन्स वगैरह या जो मनी वगैरह कौन देता है? एट द एंड तो यूनियन ही देगा ना। दिस हैज़ लेड टू क्लेम दैट इज डिस्क्रिमिनेशन स्पेशली अगेंस्ट द स्टेट गवर्न बाय द अपोजिशन पार्टी। ठीक है, आर्टिकल 33-34 क्या है? ऑथराइज द पार्लियामेंट टू प्रोटेक्ट अ पर्सन इन सर्विस ऑफ द यूनियन और स्टेट इन रिस्पेक्ट टू एनी एक्शन टेकन बाय देम ड्यूरिंग द मार्शल लॉ। अच्छा, जब मार्शल लॉ लगा होता है किसी भी स्टेट में, या फिर हमारे लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना होता है, तो भाई ये जो आर्टिकल 33 और 34 एक ऐसी चीज़ है जो कि पार्लियामेंट को ऑथराइज़ करती है कि किसी जो भी व्यक्ति, जो भी हमारे सेना के लोग गए हुए हैं, उनको पूरी तरह से प्रोटेक्शन दी जाए। दिस प्रोविजन फॉर द स्ट्रेंथन द पावर ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। द आर्म फोर्स स्पेशल एक्ट जो है हैज़ बीन मेड ऑन द बेस ऑफ दिस प्रोविजन। अच्छा, इन्हीं जो हमारे एक आपका आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट एक एक्ट है, ये जो है इसी आर्टिकल्स के बेस पे बना हुआ है कि भैया जब भी इमरजेंसी लगी, मार्शल लॉ लगा लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, तो इनको प्रोटेक्ट करना, सेनाओं को प्रोटेक्ट करना यूनियन का काम है। तो यहाँ पे भी ये दर्शाते हैं कि कैसे यूनियन बहुत स्ट्रॉन्ग है। दिस एक्ट हैज़ क्रिएटेड टेंशन बिटवीन द पीपल एंड द आर्म फोर्स ऑन सम ओकेजन। अब ये एक्ट भाई हमारे नॉर्थ ईस्ट में ज़्यादा जो है टेंस क्रिएट करते हैं। सेंटर स्टेट रिलेशन हमारे इन 1950s एंड अर्ली 1916 में, 1960 से पहले या 1950 के दशक में क्या था कि जो फेडरलिज्म का जो लेड था वो, तो ये जो फाउंडेशन जो है फेडरलिज्म का जवाहरलाल नेहरू जी ने दिया था। इट वाज आल्सो अ पीरियड ऑफ कांग्रेस डोमिनेंस। अच्छा, उस समय आपको पता है 1950 और आज़ादी के बाद तो कांग्रेस का ही जो डोमिनेंस चल रहा था पूरे देश में। तो द सेंट्रल एज वेल द स्टेट, मतलब
सेंटर पर भी और आपका स्टेट राज्यों में भी जो है कांग्रेस का ही डोमिनेंस था। तो इस वजह से जो है ना ये फेडरलिज्म जो आसानी से सेंट्रल जो है स्ट्रॉन्ग हो पाया, एक्सेप्ट ऑन द इशू ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द न्यू स्टेट। अच्छा, उन कुछ इश्यूज़ को छोड़कर, जैसे कि आपका राज्य के जो नए राज्य बनाने के रिलेशन हो गए, आपका सेंटर और स्टेट जैसे कोई भी नॉर्मल और इशू थे उस पर तो ये कोऑर्डिनेट कर लेते थे, लेकिन किसी भी तरह का नया स्टेट बनाना होता था तो उन सब को मुद्दे को छोड़कर और उन सब में मतलब स्टेट जो है यूनियन जो है वो पावरफुल था। इन द मिडल ऑफ द 1960s कांग्रेस डोमिनेंस डिक्लाइन। जब 1916 के बाद क्या हुआ कि कांग्रेस की जैसी डोमिनेंस कम होने लगी और रीजनल पार्टीज उभर कर आई, और जब उन्हें पता लगा, आम जनता को जो पढ़े लिखे पढ़ के जो मतलब अलग अलग स्टेट में उभरे रिप्रेजेंटेटिव खड़े हुए, उनको लगा कि यार हमारे साथ तो थोड़ा जो भी उनके साथ जो भी स्टेट वाइज उनको लगा कि नाइंसाफ़ी वगैरह हो रही है, तो उन्होंने अपना आवाज़ उठानी स्टार्ट करी, अपने लॉज वगैरह बनाने स्टार्ट करे, जिससे कि स्टार्ट हुए आपका यूनियन एंड स्टेट कॉन्फ्लिक्ट्स। ठीक है, इट रिजल्टेड इन डिमांडेड ऑफ द ग्रेट पावर्स एंड ग्रेट ऑटोनॉमी टू द स्टेट्स। तो भाई वही जब कॉन्फ्लिक्ट होंगे तो ऑब्वियस है कि ये जो है अपना पावर और ग्रेट ऑटोनॉमी मांगेंगे। इनफैक्ट दिस डिमांड्स वर डायरेक्ट फॉल आउट ऑफ द फैक्ट दैट डिफरेंट पार्टीज वर रूलिंग एट द सेंटर एंड इन मैनी स्टेट। मतलब बता रहे हैं कि जैसे कि सेंटर पर तो कोई दूसरी पार्टी रूल कर रही है और मैनी अदर स्टेट्स में कोई दूसरी पार्टीज रूल कर रही थी। द स्टेट गवर्नमेंट वर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द अननेसेसरी इंटरफेरेंस इन द गवर्नमेंट बाय द कांग्रेस गवर्नमेंट एट द सेंटर। अच्छा, जब कांग्रेस की सरकार थी एट द सेंटर, भाई जो लिखा है वो मैं बता रहा हूँ, तो उस समय क्या होता था कि दोनों स्टेट दोनों लेवल पर तो कांग्रेस की सरकार होती थी। तो स्टार्टिंग में इनिशियल डेज में, आफ्टर मतलब इनिशियल डिकेट्स में आप मान लो, तो उस समय तो कोऑर्डिनेट हो जाता था। लेकिन आफ्टर दैट जब अलग अलग रीजनल पार्टीज उभर कर आई, तब जो है वो प्रोटेस्ट करने लगे कि भाई इंटरफेरेंस ना करे यूनियन की जो सरकार है। ये इस तरह से जो है कॉन्फ्लिक्ट अराइज हुए और जो रिलेशंस वगैरह हैं वो ऐसे बने। डिमांड फॉर द ऑटोनॉमी, ठीक है, अब ऑटोनॉमी की डिमांड होने लगी थी। समटाइम्स दिस डिमांड्स एक्सेप्ट द डिवीजन ऑफ द पावर शुड बी चेंज इन फेवर ऑफ स्टेट एंड मोर पावर एंड मोर इंपॉर्टेंट टू बी असाइंड टू द स्टेट। समटाइम ऐसा होता था कि भाई लोगों की या राज्यों की ये मांग होने लगती थी कि हमें तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट पावर मिलनी चाहिए, या हमारे पास ज़्यादा पावर होनी चाहिए, हमें असाइन होना चाहिए ज़्यादा पावर, क्योंकि हम ही हैं जो हम राज्य को चला रहे हैं, हमारे लोग हमारी सुन रहे हैं। ऐसी मतलब कई बातें उस समय बनी थी। अनदर डिमांड इज़ दैट द स्टेट शुड हैव द इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ द रेवेन्यू, कि भैया स्टेट के पास जो है रेवेन्यू का सोर्स भी जो है स्वतंत्र होना चाहिए। ग्रेटर कंट्रोल ऑफ द रिसोर्सेज, दिस इज ऑल्सो नोन एज अ फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। तो उन्होंने फाइनेंशियल ऑटोनॉमी मांगनी स्टार्ट कर दी थी स्टेट्स जो थे। द थर्ड एस्पेक्ट ऑफ द ऑटोनॉमी डिमांड रिलेटेड टू द एडमिनिस्ट्रेटिव पावर ऑफ द स्टेट्स। स्टेट रिसेंट मतलब जो होता था ना आईएएस वगैरह जितने भी यूपीएससी से बनते थे, तो वो डायरेक्ट किसी ना किसी डिस्ट्रिक्ट में कंडक्ट मतलब अपने सर्विस को लेके आ जाते थे। उन पे डायरेक्ट कंट्रोल प्रेसिडेंट का होता था जो कि आपका यूनियन का है। तो यही थी, मतलब इसमें तीन चीज़ याद रखो कि वो जो है मोर पावर मांगने लगे, ठीक है, डिमांड ऑफ ऑटोनॉमी में ज़्यादा से ज़्यादा पावर मांगने लगे। दूसरा फाइनेंशियली ऑटोनॉमी मांगने लगे कि फाइनेंशियली रेवेन्यू वगैरह गेट कंट्रोल ऑफ द रिसोर्सेज अपने पास हो। तीसरा ये मांगने लगे डिमांड ऑफ ऑटोनॉमी में कि एडमिनिस्ट्रेटिव पावर भी अपने पास ही हो, है ना, कि स्टेट्स रिसेंट द कंट्रोल ऑफ द सेंट्रल ओवर द एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी। फोर्थली ये हो गया आपका कि ऑटोनॉमी डिमांड में रिलेटेड जो कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक इशू पे भी हम ही बनाएं। द ओपोजिशन ऑफ द डोमिनेशन ऑफ द हिंदी इन तमिलनाडु, मतलब भाई ऐसा होने लगा कि नहीं भाई जो भी सेंटर जो है मतलब किसी एक लैंग्वेज में तो लिखेगी ना जो देश का है। फॉर एग्जांपल हिंदी में आपके अधिकतम जो भी हमारे राष्ट्र सिंबल होते हैं उसके नीचे हिंदी लिखे थे। तो कई ऐसे राज्य थे जहाँ पे ये डिमांड होने लगी कि नहीं नहीं भाई हम तो अपने भाषा में लिखेंगे, है ना, ये सब होने लगा। सम स्टेट ऑल्सो फील दैट देयर इज़ अ डोमिनेशन ओवर द हिंदी स्पीकिंग एरियाज ओवर द अदर्स। कुछ स्टेट को ये मानना लगा था कि भाई हिंदी स्पीकिंग लोगों का जो है या फिर क्षेत्रों का जो है दूसरे क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है। इनफैक्ट ड्यूरिंग द डिकेड्स ऑफ 1960 देयर वर द एगिटेशंस इन द सम स्टेट्स अगेंस्ट द इम्पोजिशन ऑफ द हिंदी लैंग्वेज, कि भैया हम पे इम्पोजिशन मत करो हिंदी लैंग्वेज का। रोल ऑफ गवर्नर और प्रेसिडेंट रूल अब पढ़ लेते हैं। द रोल ऑफ गवर्नर हैज़ ऑलवेज भी कंट्रोवर्शियल। भैया राज्यपाल का हमेशा से जो है रोल जो है हमेशा से कंट्रोवर्शियल रहा है। क्यों? क्योंकि वो एक तरह से जैसे प्रेसिडेंट अपना पूरे देश पर काम करता है, वैसे ही गवर्नर प्रत्येक देश का प्रत्येक राज्य का अपने राज्य में काम करता है जो कि इंटरफेरेंस करता है। ये गवर्नर जो है यूनियन की वो होता तो स्टेट बॉडी है, लेकिन ये जो यूनियन गवर्नमेंट का ही एक जो होता है स्टेट
कि स्टेट पर नज़र रखता है कि स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर अच्छे से में हो रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फॉलोड हो रही है नहीं हो रही। तो ये चीज़ है। द गवर्नमेंट इज़ नॉट इलेक्टेड ऑफिस होल्डर, कि भैया कोई ये गवर्नर जो राज्यपाल होते हैं वो इलेक्टेड ऑफिस होल्डर नहीं होते हैं, है ना। जिस तरह से स्टेट में विधायकों के लिए चुनाव होते हैं आपका, है ना, एमसीडी म्यूनसिपैलिटीज़ में जो चुनाव होते हैं, या फिर आपका जो सीएम के लिए चुनाव होते हैं, ऐसी कोई चुनाव नहीं होता है। मैनी गवर्नर हैव बिन रिटायर्ड मिलिट्री ऑफिसर्स और सिविल सर्वेंट्स और पॉलिटिशियंस। कोई तरह के जो गवर्नर राज्यपाल बनाए जाते हैं या तो वो मिलिट्री ऑफिसर्स होते हैं, सिविल सर्वेंट होते हैं, पॉलिटिशियन होते हैं, बिसाइड द गवर्नमेंट अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। और ये सब जो है अपॉइंट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा होते हैं। देयर फॉर एक्शन ऑफ द गवर्नर आर ऑफन व्यूड इंटरफेरेंस बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये माना जाता है कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इंटरफेयर कर रही है स्टेट के मुद्दे पर, है ना, या स्टेट के फंक्शनिंग पर। व्हेन टू डिफरेंट पार्टीज आर इन द पावर एट द सेंटर एंड स्टेट, द रोल ऑफ गवर्नर बिकम द मोर कॉन्ट्रोवर्शियल। अब फॉर एग्जांपल आपका वेस्ट बंगाल में आज हम देखते हैं कि भैया गवर्नर जो है बीजेपी का बना हुआ है और जो आपका पार्टी जो है टीएमसी की है ना। इस वजह से जो कंट्रोवर्सी हमेशा राइज होती रहती है। जैसा कार्य कमीशन जो है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा जो है अपॉइंट करी गई थी, सबमिट करा गया था 1983 से 1982 में। इसमें क्या एग्जामिन करा गया था, इशू रिलेटेड टू द सेंट्रल स्टेट रिलेशन हो गया था। रिकमेंडेड दैट द अपॉइंट ऑफ द गवर्नर शुड बी स्ट्रिक्टली नॉन पार्टीशन, कि भैया जो है स्ट्रिक्टली नॉन पार्टीशन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई तुम एक बाइस्ड गवर्नर को जो है आके अपॉइंट कर रहे हो अपने फ़ायदे के लिए। Power and the role of the governor become the more controversial for one more reason. One more reason, constitution is the article 355 which provides for the president rule in any state. एक 356 आर्टिकल है जो को आपको पता होगा कि प्रेसिडेंट रूल लग सकता है स्टेट के अंदर, है ना। वो भी किसके अप्रूवल पर, कि अगर गवर्नर बता दे कि भैया यहाँ पे तो कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो चुकी है, तो उस बेस पर जो है 356 का यूज़ करते हुए प्रेसिडेंट जो है स्टेट इमरजेंसी लगा सकता है। कई राज्यों में लगी भी है। It results that the takeover of the state government by the union government, that the president's proclamation has to be ratified by the parliament. President rules can be extended till 3 years. 3 साल तक भाई president rules लग सकता है ना। अगर एक बार approved हो गया तो ratified हो गया तो parliament द्वारा। The governor has power to recommend the dismissals of the state government and suspension of the dissolution of the state assembly। मतलब इतनी पावर रखता है कि वो भाई सस्पेंशन भी करवा सकता है या डिसोल्यूट करवा सकता है स्टेट असेंबलीज को। दिस हैज़ लेड टू मैनी कॉन्फ्लिक्ट। और इसको जब अगर इतनी पावर रख रहा है तो भाई ऑब्वियस है कि कॉन्फ्लिक्ट होंगी। इंटर स्टेट कॉन्फ्लिक्ट देख लेते हैं। वाइल द स्टेट कीपिंग फाइट, तो स्टेट कीपिंग फाइट विद द सेंटर ओवर ऑटोनॉमी, अदर इश्यूज लाइक द शेयर इन रेवेन्यू रिसोर्सेज, देयर हैव बीन मैनी इंस्टेंसेस डिस्प्यूट बिटवीन द टू स्टेट। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि भाई यूनियन और सेंट्रल पे भी यूनियन लेवल पर सेंटर और आपका स्टेट लेवल पर ही लड़ाई हो रही हो। इवन कि इंटर स्टेट लेवल पर भी लड़ाई होती है। फॉर एग्जांपल आपका कर्नाटका और ये आपका जो है कर्नाटका और मान लो तेलंगाना के बीच में लड़ाई चल रही है, या मुंबई और तेलंगाना के बीच मुंबई बोल रहा हूँ, महाराष्ट्र और कर्नाटका के बीच में लड़ाई चल रही है। तो इस बेस पर भी इंटर स्टेट जो है कॉन्फ्लिक्ट होती रहती है। मध्य प्रदेश या यूपी के बीच में लड़ाई चल रही है, बिहार या झारखंड के बीच में लड़ाई चल रही है, तो ये इंटर स्टेट कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। इट इज़ ट्रू दैट द जुडिशरी एक्ट as the arbitration mechanism on the dispute of the legal nature, but this dispute are in reality not just legal, ठीक है। they have political implications and therefore they can be best resolved only through the negotiation and mutual understanding। भैया हर चीज़ में जो है जुडिशरी आगे नहीं कर सकता है ना। आता है उसका लीगली उसको तो काम करना ही करना है, लेकिन नेगोशिएशन और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के थ्रू भी कुछ जो है स्टेट की जो कॉन्फ्लिक्ट्स को जो है रिड्यूस करा जाता है। ब्रॉडली 2 टाइप ऑफ डिस्प्यूट जो है बार बार देखने को मिलते हैं। बॉर्डर डिस्प्यूट हो गया, फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र एंड कर्नाटका का बॉर्डर डिस्प्यूट बेलगाम को लेकर कि बेलगाम हमारा है, बेलगाम हमारा है। बेलगाम को लेकर कई हिंसक चीज़ें भी हुई हैं, है ना। एक गांव है जिसमें कि शायद स्पीकर्स जो हैं वो मराठी हैं और कर्नाटका उसको जो है आई थिंक सो ऐसा कुछ ऐसा है, मेरे को पूरा अच्छे से पता नहीं है। तो इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा लड़ाई होती रहती है। मणिपुर एंड नागालैंड को लेकर जो है बहुत ज़्यादा लड़ाई होती रहती है। ये लॉन्ग स्टैंडिंग बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं, और ये तो कब से चलते आ रहा है। अभी हाल ही में भी बहुत ज़्यादा मणिपुर का जो इंसिडेंट है वो बहुत चर्चा में रहा था। अब आपका एक हो गया रिवर डिस्प्यूट की कावेरी वाटर डिस्प्यूट सबसे फेमस है बिटवीन द तमिलनाडु एंड द कर्नाटका। ये जो रिवर डिस्प्यूट होते हैं फार्मर एंड एग्रीकल्चर पर जो है बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं। नर्मदा वाटर डिस्प्यूट बिटवीन द गुजरात, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र। तो ये सब जो हैं आपके रिवर डिस्प्यूट हो गए, बॉर्डर डिस्प्यूट्स हो गए, जो कि आपका इंटर स्टेट में जो है उभर कर आते हैं। स्पेशल प्रोविजंस की बात कर लेते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन एज अ सम स्पेशल। अच्छा, इस कॉन्स्टिट्यूशन ने
कुछ स्टेट्स को स्पेशल प्रोविजंस भी दे रखी हैं। फॉर एग्जांपल पेक्यूलर सोशल एंड हिस्टोरिकल सर्कमस्टांसेस मोस्ट ऑफ द स्पेशल प्रोविजन पर्टेन टू द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। सबसे ज़्यादा नॉर्थ ईस्ट स्टेट को, जैसे असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम जैसे राज्यों को जो है लार्जली जो है ये क्या कहते हैं स्पेशल प्रोविजंस के अंडर रखा गया है, क्योंकि यहाँ पे इंडिजीनियस ट्राइबल्स पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, अलग अलग वैरायटी ऑफ द ट्राइबल्स हैं और इनका हिस्ट्री और कल्चर बिल्कुल अलग है। तो ये अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, इनकी हिस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए जो है क्या क्या करते हैं ये लोग, जो हमारे फ्रेमर्स थे, इन्होंने इनको एक 6 शेड्यूल में डाल दिया था और इनको स्पेशल प्रोविजंस का दर्जा दिया था। स्पेशल प्रोविजन ऑल्सो एग्जिस्ट इन ऑन हिली स्टेशंस। अच्छा, हिली स्टेशंस में भी जो है स्टेशंस मतलब स्टेट्स में भी अवेलेबल है, जैसे हिमाचल प्रदेश में या कुछ स्टेट्स हो गए आपके, आंध्र प्रदेश या गोवा के स्टेट्स, मतलब स्टेट्स के अंदर जो हिली एरियाज़ जो हैं वहाँ पर गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र, सिक्किम, तेलंगाना, दीज आर द ऑल्सो जो स्पेशल प्रोविजंस का हकदार रखते हैं। जम्मू एंड कश्मीर, जो कि आपको पता है सबसे स्पेशल दर्जा दिया गया था, एकदम पार्टिकुलर एक आर्टिकल बना दिया गया था, आर्टिकल 370, जो कि बिल्कुल ही स्पेशल स्टेटस देता था। और इवन तो कि यहाँ पर क्या था, यहाँ पर डुअल सिटीजनशिप चलता था, एक्सेप्ट द होल इंडिया में कहीं नहीं था, सिंगल सिटीजनशिप था। लेकिन यहाँ जम्मू कश्मीर की सिटीजनशिप अलग होती थी और जो है इंडियन सिटीजनशिप अलग होती थी। यहाँ पर इवन कोई भी बंदा जो है परचेज़ नहीं कर सकता था लैंड वगैरह। यहाँ पर इवन की कॉन्स्टिट्यूशन तक, इंडियन पिनल कोड जो है आपका, वो बिल्कुल दूसरा चलता था। यहाँ पे एक रणवीर पिनल कोड चलता था, रणवीर, है ना, तो जो कि इन्हीं को मतलब इन्हीं पर इम्प्लीमेंट था जम्मू एंड कश्मीर पर। तो जम्मू एंड कश्मीर वन ऑफ द लार्ज प्रिंसली स्टेट विच हैड द ऑप्शन ऑफ द ज्वाइनिंग इंडिया। आपको पता है कि क्यों स्पेशल प्रोविजन दिया गया जम्मू एंड कश्मीर को। देखो, जम्मू कश्मीर बहुत बड़ा प्रिंसली स्टेट था, एज वी नो, वन ऑफ द, ऐसा नहीं कि सबसे बड़ा था, वन ऑफ द, ठीक है। इसके पास भी 2 ऑप्शन थे, या तो इंडिया में जाए या वो पाकिस्तान में जाए। कौन थे यहाँ के राजा? हरी सिंह थे, हमें सबको पता है। इमीडिएटली आफ्टर इंडिपेंडेंस पाकिस्तान एंड इंडिया के बीच में कई तरह की फ़ाइट हुई कश्मीर को लेकर। अंडर द सर्कमस्टांसेस महाराजा ऑफ द कश्मीर, जो कि हमारे हरी सिंह थे, एक्सेसिड टू इंडियन यूनियन। क्यों भाई? क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी ने, जो हमको पता है कि इंडियन आर्मी पर कश्मीरीज पर और जम्मू कश्मीर पर जो चढ़ाई कर दी थी और जो लड़ाई वहाँ के जो ट्राइब्स थे उनको हथियार पहुँचाना, इंसर्जेंसी स्टार्ट करवा दी थी, जिससे कि जो है कश्मीर में इंसर्जेंसी स्टार्ट हो जाए। और जो राजा भी उसमें अपना जो है ऑलमोस्ट ये था कि कश्मीर को हार चुका था, तो उसको बचाने के चक्कर में राजा जो थे, हमारे महाराजा जो थे, हरी सिंह जो थे, उन्होंने इंडियन यूनियन को ज्वाइन करना बेहतर समझा। इन प्रैक्टिस हाउएवर द ऑटोनॉमी ऑफ द जम्मू कश्मीर इज मच लेस देन व्हाट द लैंग्वेज ऑफ द आर्टिकल 370 में सजेस्ट। ठीक है, देयर इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन दैट अलाउ द प्रेसिडेंट विद द कंकरेंस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट टू स्पेसिफाई विच पार्ट ऑफ द यूनियन लिस्ट शैल अप्लाई टू द स्टेट। ठीक है, the president has issued 2 constitutional order concurrence with the government of the Jammu Kashmir, making a large part of the constitution applicable to the state। वही मैं जो ऊपर बताया, एज अ रिजल्ट हो जम्मू एंड कश्मीर है सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन, और उसके पास इवन की अपना खुद का संविधान था, झंडा था। द पार्लियामेंट पावर टू मेक लॉज ऑन द सब्जेक्ट्स इन द यूनियन लिस्ट नाउ इज अ फुल्ली एक्सेप्टेड। अब तो बिल्कुल भाई यूनियन लिस्ट में जो भी आएगा वो सब जो है इम्प्लीमेंट होगा, है ना। द रिमेनिंग डिफरेंस बिटवीन द अदर स्टेट एंड स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर हैड नो इमरजेंसी ड्यू टू द इंटरनल डिस्टर्बेंस। कि कितनी भी इंटरनल डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाए, कोई भी इमरजेंसी डिक्लेयर नहीं हो सकती है, डिक्लेयर विदाउट द कंकरेंस ऑफ द स्टेट। की भैया स्टेट की तो चाहिए ही चाहिए परमिशन। वाह, ये देखो। तो औरों में क्या हो रहा था, 356 को तो गवर्नर ने बोला भाई कॉन्स्टिट्यूशनल फेलियर है, जाके लगा दो, इमरजेंसी लग जाता। लेकिन जम्मू कश्मीर में क्या था, अगर इंटरनल डिस्टर्बेंस कितने भी हो, कितने भी राइट्स हों, कितने भी अत्याचार हों किसी पर भी, किसी भी नागरिक पर, लेकिन भाई जब तक अप्रूवल खुद नहीं देगा स्टेट, वो तब तक इमरजेंसी नहीं लग सकता था। द यूनियन गवर्नमेंट कैन नॉट इम्पोज अ फाइनेंशियल इमरजेंसी इन स्टेट एंड द डायरेक्टिव प्रिंसिपल डू नॉट अप्लाई इन जम्मू कश्मीर। अच्छा, फाइनेंशियल इमरजेंसी जो है स्टेट पर नहीं लग सकती थी। और जो DPSP का जो आपका ये जो था वेलफेयर सोसाइटी के लिए जो था, ये भी जम्मू कश्मीर पर अप्लाइड नहीं होता था। फाइनली अमेंडमेंट हुआ आपका 368 और जो है अप्लाई इन द कॉन्फ्रेंस विद द गवर्नमेंट ऑफ द जम्मू कश्मीर, मतलब 370 को जो है रिमूव करा गया, है ना। और एक अब जाके जो है सिंगल सिटीजनशिप आई है और जो खुद का कोई संविधान या फिर झंडा नहीं है। तो यहीं पर जो है हमारा पूरा ये जो है मैंने पढ़ाया आपको फेडरलिज़म। हालांकि मैं समझता हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा और मैंने रोक के
पढ़ाया है, इसको आप नोट्स बनाना चाहते हो तो नोट्स भी बना सकते हो, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।